हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ेंगे जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन से क्या तात्पर्य है? जो नदियाँ होती हैं या समुद्र होते हैं उनके द्वारा, उनके ऊपर नाव के द्वारा जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यक्ति और माल का परिवहन किया जाता है, यही जल परिवहन कहलाता है। तो यहाँ पे हम जल परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में अगर देखें तो जल परिवहन की अवधारणा काफ़ी पुरानी है। ठीक है, पहले समय काफ़ी प्राचीन समय से यहाँ पे जल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है माल और व्यक्ति के परिवहन के लिए। नवीन रूप से यहाँ पे सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए गए हैं उनके बारे में भी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके जो जलमार्ग हैं। ठीक है, जल परिवहन जो है काफ़ी प्राचीनतम साधन है। भारत में अगर देखें तो 14,500 किलोमीटर आंतरिक जलमार्ग है, अर्थात जो नदियों वाले जो क्षेत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र हैं ये जली मार्ग, ये आंतरिक जलमार्ग 14,500 किलोमीटर हैं, जिनमें से अगर 3,100 किलोमीटर जो कि नदी वाला क्षेत्र और 1,000 किलोमीटर जो कि नहर के द्वारा जोड़ा गया है। तो इन क्षेत्रों में यांत्रिक जलयान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंतरिक जलमार्ग का उपयोग भारत में काफ़ी कम किया जाता है। 0.1% अगर कुल यहाँ पे जलमार्ग जो हैं हमारे भारत में, उनका केवल 0.1% उपयोग किया जाता है। जबकि अगर यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो उनके कुल जल क्षेत्र का 21% यहाँ पे उपयोग उनके द्वारा माल परिवहन में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आंतरिक जलमार्ग विकास। ठीक है, तो इसके लिए भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसका जो मुख्यालय है नोएडा में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसी के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, काफ़ी जलमार्ग के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, तो इनका विकास, रखरखाव, इनका प्रबंधन, नियमन और सरकार को परामर्श इनके कार्य के लिए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। इसका प्रादेशिक मुख्यालय पटना में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार में पटना में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कोलकाता में, गुवाहाटी में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुवाहाटी, यहाँ पे भी इसका एक मुख्यालय है। इसके अलावा कोच्चि जो केरल वाले क्षेत्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसके अलावा इनके मुख्यालय के अलावा इनके उप कार्यालय भी हैं, अर्थात मुख्यालय का जो उप मुख्यालय करना चाहिए तो इस प्रकार से, तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा वाराणसी ही उत्तर प्रदेश में, भागलपुर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फरक्का पश्चिम बंगाल और कोल्लम यहाँ पे केरल में, तो इन सभी क्षेत्रों में इसके उप कार्यालय भी स्थित हैं। हम यहाँ पे देखेंगे एक एक राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में, जो कि सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए नदियों पे यह राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने हैं। तो नेशनल वाटरवेज 1, ठीक है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, यह इलाहाबाद से लेके हल्दिया यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोलकाता तक की यह विस्तारित है। ठीक है, इसकी लंबाई 1,620 किलोमीटर है और यह गंगा भागीरथी हुगली नदी जो है, जो गंगा नदी है, ये यहाँ पर आने के बाद फरक्का के पास में, यह जो पश्चिम बंगाल में निकल जाती है, इसे भगीरथी कहा जाता है, और जो पश्चिम बंगाल में ही बहती है उसे हुगली कहा जाता है। तो इन सभी के यहाँ पे ये गंगा भागीरथी हुगली की शाखाओं पे यह राष्ट्रीय जलमार्ग निर्माण किया गया। दूसरा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सदिया से धुबरी उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में। ठीक है, सदिया असम से लेकर धुबरी यहाँ पर इस क्षेत्र तक की यहाँ पे यह प्रवाहित होती है। तो इस पे ही नेशनल वाटरवेज 2 का निर्माण किया गया, जिसकी लंबाई है 891 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, तीसरा है नेशनल वाटरवेज 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये केरल वाले क्षेत्र में है। कोल्लम कोट्टापुरम जो केरल में यहाँ पे नहर है। ठीक है, तो इस पे यह राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण किया गया। इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता कि यह 24 घंटे खुला रहता है, अर्थात किसी भी समय यह बंद नहीं होता है। ठीक है, पश्चिम तटीय नहर, इसके अलावा उद्योग मंडल नहर और चंपाकारा नहर, तो इन तीनों को मिला के यह राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का यहाँ पे निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आप राष्ट्रीय जलमार्ग 4। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पर पुदुचेरी से लेके तमिलनाडु तक के। ठीक है, यहाँ पे पुदुचेरी तमिलनाडु में, यहाँ से आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु, तो ये तीनों क्षेत्रों को यह कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई 1,095 किलोमीटर है और ये कोरोमंडल तट, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कोरोमंडल तट के साथ काकीनाडा, एलेरू, बकिंगम नहर और जो कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो इन सभी क्षेत्रों को यह आपस में यह संबंध करता है। ठीक है, ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवेज 5 अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग 5। तो यह है गावरवली पश्चिम बंगाल से लेके नसीराबाद उड़ीसा तक। तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी तक यह फैला हुआ है। यह तो गावरवली और नसीराबाद वाला प्रथम यह चरण हुआ, और दूसरा जो है तालचेर से धमरा उड़ीसा में ही यहाँ पे ब्राह्मणी नदी के ऊपर है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है, जो कि ब्राह्मणी नदी पे ही यह पूरी तरह निर्मित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 6। ठीक है,
ये जो बराक नदी यहाँ से त्रिपुरी पहाड़ी से यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे लखीमपुर से भांगा तक के लिए 121 किलोमीटर यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग 6 का निर्माण किया गया है, जो कि बराक नदी पे है। ठीक है, और वैसे देखें तो कुल राष्ट्रीय जो जलमार्ग हैं उनकी संख्या यहाँ पे 106 निश्चित की गई है, परंतु वर्तमान में सभी क्षेत्रों में कार्य चल रहे हैं। ठीक है, आगे से आने वाले समय में यहाँ पे भी नहर का निर्माण होगा। अगर इस क्षेत्र को जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक देखें तो अधिकतर जो नदियाँ हैं मौसमी हैं, जैसे कि जो हिमालयी नदियाँ हैं ये तो सदाबहारी नदियाँ, लेकिन यहाँ पे अगर पश्चिमी दक्कन वाले क्षेत्र में देखें तो काफ़ी नदियाँ यहाँ पे मौसमी हैं, जो मानसून के समय में वर्षा पाती है, परंतु गर्मी के समय में यहाँ पे पानी का अभाव हो जाता है। भौगोलिक दशाएँ भी काफ़ी उच्चावच है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए भागीरथी, ये जो गंगा नदी है मैदानी क्षेत्र में तो यहाँ पर यह नौकागम्य है, परंतु यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में देखें तो यह नौकागम्य नहीं है। इसके अलावा पानी की मात्रा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमने चर्चा की अभी दक्कन क्षेत्र में मानसूनी नदियाँ हैं, तो यहाँ पे पानी की कमी की वजह से यहाँ पे नदियाँ अधिकतर जो नदियों में यहाँ पे जलयान का उपयोग नहीं किया जा सकता है। वहनीयता का अभाव है, अर्थात एक क्षेत्र से जिस प्रकार से जो रेलवे परिवहन या वायु परिवहन या सड़क परिवहन एक प्रकार से जो अर्थ के तौर पे महंगी होती है, वैसे ही यह भी काफ़ी महंगी भी हो सकती है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा भी है सड़क और रेलवे के साथ में, क्योंकि सड़क और रेलवे हर जगह उपलब्ध हैं और काफ़ी सस्ते और सरल भी साधन है, तो यह नेशनल वाटरवेज के साथ में इसकी प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। अब हम देखते हैं जहाजरानी या शिपिंग के बारे में। ठीक है, जहाजरानी या शिपिंग, तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे जहाजरानी या शिपिंग उद्योग के बारे में। ठीक है, तो जो भारी माल होता है उसे लंबी दूरी के परिवहन के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यह सस्ता भी पड़ता है और प्राचीन समय से ही इसका उपयोग किया जा रहा है, जैसे समुद्र क्षेत्र में विदेशों से व्यापार करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। परंतु एक इसकी समस्या भी है कि इसकी गति काफ़ी धीमी होती है। ठीक है, इसलिए यह कम महत्व का सिद्ध होता है, जबकि आज के समय में काफ़ी तेज़ी गति का ज़माना है, तो इसलिए इसकी धीमी गति काफ़ी इसको पीछे करती है। व्यापार में भूमिका देखें तो 95% जो आयात होते हैं वह केवल और केवल जहाजरानी या शिपिंग के द्वारा ही संभव होते हैं। हमारे भारत में देखें तो 500 जहाज़ें हैं जो कि 130 कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है। अब हम प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मानचित्र में भी दिखाने का प्रयास किया गया है। कांडला, यह कच्छ की खाड़ी में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, गुजरात वाले क्षेत्र में। मुंबई का जो महाराष्ट्र के अंतर्गत जो मुंबई का बंदरगाह है, यह प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके पास में ही इसी मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए ही जवाहरलाल नेहरू या नावा सेवा नामक एक बंदरगाह यहाँ पे बनाया गया, जो कि मुंबई से 14 किलोमीटर दक्षिण में है, कृत्रिम रूप से बनाया गया। ठीक है, मर्मागुआ, यह जो मर्मागुआ बंदरगाह है यह यहाँ पे कर्नाटक में है। ठीक है, इसके अलावा गोवा का पणजी बंदरगाह भी है। न्यू मंगलोर बंदरगाह, यह भी कर्नाटक के अंतर्गत है। नेक्स्ट है कोची का बंदरगाह, केरल में है। तूतीकोरिन, यह भी जो कृत्रिम तौर पे बंदरगाह बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह जो कृत्रिम तौर पे बनाया गया है। नेक्स्ट है एन्नौर। ठीक है, एन्नौर भी यहाँ पे चेन्नई के पास में ही यहाँ पे एन्नौर बंदरगाह है, जिसे ऊर्जा बंदरगाह भी कहा जाता है। यहाँ से काफ़ी मात्रा में कोयले का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, यह यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं। नेक्स्ट है जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, यह प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा इसको पोताश्रय भी कहा जाता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। इसके अलावा कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह यहाँ पे ये इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। जो पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पे जो अंडमान निकोबार पे यहाँ पे बनाया गया बंदरगाह, यह सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सागरमाला परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो सागरमाला परियोजना, जैसे कि आप यहाँ पे एक लाइन के द्वारा इसका देख सकते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रयास है इनको जोड़ने का। तो प्रारंभ इसका जुलाई 2015 में हुआ और जल परिपथ को प्राथमिकता देता है, अर्थात एक प्रकार से जैसे हमने नेशनल वाटरवेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने विभिन्न बंदरगाहों के पढ़ा में, तो इन सभी को आपस में जोड़ने के लिए सागरमाला परियोजना लाई गई थी, जो कि बंदरगाह केंद्रित है, अर्थात बंदरगाहों को आपस में जोड़ने के लिए प्रमुख रूप से योजनाएं लाई गई है, जिसमें नहरों या नदियों या जो नेशनल वाटरवेज है उनके द्वारा भी इन बंदरगाहों को जोड़ा जाना है। इसमें जो बंदरगाहों का विकास करना है। ठीक है, इसके अलावा आंतरिक जलमार्गों से बंदरगाहों को जोड़ना है, जैसे कि हमने चर्चा की जो नेशनल वाटरवेज है उनके साथ में इनको जोड़ना है, और विश्व स्तरीय बंदरगाह का निर्माण करना है। भारत में जो बंदरगाह हैं काफ़ी इनका जो स्तर है काफ़ी नीचा है, वैश्विक स्तर पे यह काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए इनको वैश्विक स्तर का बनाना है। और तटीय समुदाय में जो निवास करने वाले लोग हैं उनको शिक्षित करना है और उन्हें आधुनिकीकरण करना है। तो ये इसके
प्रमुख प्रयास हैं सागरमाला परियोजना के द्वारा। ठीक है, तो ये रही हमारी चर्चा जल परिवहन के बारे में। तो जल परिवहन के अंतर्गत हमने एक एक करके पूरे हमने इसके प्रकार के बारे में देखा। इसके जो भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया, इसके प्रादेशिक कार्यालय, इसके उप कार्यालय देखा। आगे हमने एक एक करके राष्ट्रीय जलमार्ग देखा, जिसमें 6 जलमार्ग मुख्य तौर पे और 106 जो राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की गई है। इसको प्रभावित करने वाले कारक देखा, जहाजरानी या शिपिंग उद्योग के बारे में चर्चा की, प्रमुख बंदरगाह देखा, जैसे कि यहाँ चित्र में भी दर्शाने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसके अलावा हमने सागरमाला परियोजना के बारे में भी चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।